लगातार मंच से आप लोग वक्ताओं की बात को सुन रहे हैं। मेरे पास कोई नया विषय नहीं बचता, कोई नई बात आपके सामने रखूं। तेरह तारीख की समरावता की घटना ने सारे देश को हिला के रख दिया। और मैंने कई बार कहा, ऐसा दृश्य अंग्रेजों के राज में देखने को मिलता था। लोग जलियांवाले बाग में मीटिंग कर रहे, फिरंगी राज की पुलिस आई और लोगों पर गोलियां चलाई। हमने ये भी इतिहास में पढ़ा, जल जंगल जमीन आदिवासी की होगी, जमीन को कब्जाने के फिरंगी राज के कानून को नहीं मानेंगे। मानगढ़ में आदिवासी मीटिंग कर रहा था, अंग्रेजों की राज की पुलिस आकर 85 किलोमीटर उपखंड में मत जोड़ी। लगातार पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर समरावता शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रख रहा। सरकार के कानों में शीशा डाला। समरावता की बुनियादी मांग पर कोई ध्यान नहीं। और जब चुनाव का मौका आया तो सरकारों का ध्यान जाए, दिल्ली का ध्यान जाए, मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी, जो संवैधानिक अधिकार। क्या गुनाह किया नरेश मीणा ने? मैं आज इस मंच से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्या समरावता की न्याय और इंसाफ की लड़ाई में नरेश की भागीदारी पाप हो गई? समरावता को इंसाफ मिलना चाहिए, इस आवाज को ताकत देना नरेश का अपराध बन गया। नरेश समरावता की आवाज को ताकत देने के लिए जाकर लोगों के आवाम के बीच में जाकर बैठ गया। नरेश ने थप्पड़ मार दी। मैं कह रहा हूं 45-50 दिनों से जेल में बंद। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, थप्पड़ कांड पूरे देश के मीडिया ने एक पक्ष पर रख दिया। लेकिन समरावता अपनी मांग को लेकर लड़ रहा, मतदान का बहिष्कार हो रहा। आपके प्रशासन का एक अधिकारी एसडीएम आता है, बहन चित्रा मीणा का हाथ पकड़कर घसीटकर शासन का दम्भ दिखाता है। नौकरी से हटा देंगे, आंगनबाड़ी से हटा देंगे, जबरदस्ती मतदान कराता है। क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? मैं सवाल करना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके शासन में कोई अधिकारी महिला का हाथ पकड़कर घसीटे, क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? सामना नहीं किया, निकलो अपने घर के बाहर और कह दो कि मेरे राज्य में कोई अधिकारी एक मां का, बहन का हाथ पकड़कर घसीटे, वो अपराध नहीं है। मेरे राज्य में कोई जबरदस्ती सत्ता के पक्ष में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके मतदान कराए, ये अपराध नहीं है। ये कहने का नैतिक साहस जुटाओ। मैं इस भीड़ से आग्रह करूंगा, हम आंदोलन वापिस ले लेंगे। हिम्मत हो तो कहो। और अगर ये अपराध की श्रेणी में है, शासन दादागिरी करके लोगों से मतदान करा सत्ता के पक्ष, और अगर ये अपराध की श्रेणी में कोई इज्जतदार बहन का हाथ पकड़कर एक नौजवान अधिकारी बेइज्जत करने
का प्रयास करे सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दम में, तो मेरा सवाल है आज नगर फोर्ट से मुख्यमंत्री जी, क्या किया है आपके शासन ने, आपके कानून ने उन गुनाहगारों के खिलाफ? ये सवाल प्रहलाद गुंजल का नहीं है। आओ, अगर आपके पास आंखें हैं तो खोल कर देखो, जहां तक नजर जा रही है लोगों का सैलाब आज नगर फोर्ट की धरती से भजन लाल जी आपसे ये सवाल कर रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन मित्रों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक नौजवान लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मेरे तो छोटे भाई की तरह। सच मानना, मैंने उसके निर्दलीय उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया था, मना किया। मन में बहुत गुस्सा आग होने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक चुप रहा कि कुछ लोग मुझ पर आरोप न लगा दे कि शायद मैंने इसको चुनाव लड़ने के लिए संरक्षण दिया है। लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, जब प्रजातंत्र का बसंत पर्व आता है, लोग मतदान करते हैं और मतदान करके अपनी चुनी हुई सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनता है। चुनाव से नेता का निर्माण होता। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से चलता हुआ वो नौजवान, जिसने अपने आप को जनता के विश्वास के भरोसे नेता के निर्माण के इस यज्ञ में भागीदार बना लिया। और मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने उसका रास्ता रोका। एक आदिवासी नौजवान विधायक नहीं बन जाना था। एक राजस्थान के नौजवानों की अब फड़कती हुई आवाज राजस्थान की विधानसभा में नहीं जानी चाहिए। सारे शासन की ताकत को उसे रोकने के लिए लगा दिया। मुख्यमंत्री जी, आपके शासन की ताकत के कारण वो आदिवासी नौजवान एमएलए तो नहीं बन पाया, लेकिन 60,000 वोट लेकर उसकी ताकत आपके विधायक से 4 गुना ज्यादा बन गई। जेल में डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे हो? आपने भाई नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। लोहा तपता है तो सोना बनता है। नरेश जेल से आएगा 4 गुना ताकतवर बनकर आएगा और इस भजन सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को ताकत है। लेकिन मित्रों, इसमें भजनलाल जी का गुनाह क्या है, मैं नहीं समझता। दुर्भाग्य इस राजस्थान का। पहले हम कहा करते थे राजा रानी के पेट से पैदा होगा। लोकतंत्र आया, जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत ने रास्ता बनाया, मानगढ़ के आदिवासी की शहादत ने रास्ता बनाया। फिर हम राजा को पेटी से पैदा करने लगे। पहले पेट से राजा, फिर पेटी से राजा, और अब नई प्रथा पर्ची से राजा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अपनी काबिलियत के आधार पर, संघर्षों के आधार पर, जनता के भरोसे के आधार पर जब सत्ता प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं होगा, केवल दिल्ली की कृपा से पर्ची के आधार पर सत्ता प्राप्त की जाएगी, तो जिसमें जनता का सामना करने का साहस नहीं होता, वो जनता के भय से अपने और जनता के बीच में पुलिस की दीवार रखता है। मैं भजनलाल जी कहना चाहता हूं, कितने दिन आप पुलिस की दीवार से सुरक्षित रह पाओ? यह केवल आपका सवाल नहीं। मैं समरावता जाकर आया हूं। लोग कोरे नरेश मीणा की लड़ाई न समझे। जो चेहरा वहां पर आपके शासन के प्रशासन का नजर आया,
दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ। और ये नई कहानी नहीं, आपके राजनीतिक चरित्र को समझौता के बाद भारत की पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री के बयानों में प्रदर्शित करो। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार की मानसिकता दलित विरोधी, आपकी सरकार की मानसिकता आदिवासी विरोधी, और आपके मुख्यमंत्री को यह मुगालता हो जाए कि ये चंद उर्दीधारियों की लाठियों के बल पर आदिवासी और दलित की आवाज को बंद कर सकते हैं, तो मानगढ़ के इतिहास का अध्ययन कीजिए। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार की गोलियों की आवाज भी दलित आदिवासी की आवाज को दबाने का सामर्थ्य नहीं रख पा। मैं चुनौती ले रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना था। मेरे सामने बैठे हुए सैलाब, मैं सैल्यूट कर रहा हूं आप। मैं चौथा बरवाड़ा गया, भाई प्रहलाद मीणा और मुकेश मीणा ने मुझे कहा कि आना ही पड़ेगा प्रहलाद गुंजन, बात खराब हो जाए। मैं निराशता संख्या देखकर, मुझे एक बड़े नेताजी ने कहा, प्रहलाद गुंजन अब मत बोल, मुद्दे की गर्मी खत्म हो गई। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, हम मुद्दे की गर्मी और सर्दी के आधार पर जंग के फैसले नहीं करते, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज उठाओ। आज मुझे मुद्दे की गर्मी की बात बता रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप मुझे जरा मुद्दे की गर्मी और सर्दी की बात बता रहे हो तो ये भी बताओ। और अगर वो अन्याय है, तुम जिंदा रहे, मुद्दा गर्म रहे, सर्द रहे, हम अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। जब तक चैन में जान है, तब तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। और आज मुझे फक्र है, मैंने परसों सोशल मीडिया पर कहा था, मुझे डर लग रहा, भारत ने एक अद्भुत व्यक्तित्व खो दिया, और उनके जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी, आप उनकी क्षमता को, उनकी ताकत को, उनके कृत्य को, उनकी राजनीतिक विरासत को कब्जाने का फैसला का प्रयास कर रहे हो। जबकि आपने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था, जरा रेनकोट पहनकर सावर के नीचे नहाना सीखे तो मनमोहन सिंह जी से सीखे। लेकिन उन मनमोहन सिंह जी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति की ताकत का अंदाजा, उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा दुनिया में भारत को किस प्रकार से आर्थिक महाशक्ति बनाने का रास्ता बनाकर गया। आज आपने चाहे घटिया राजनीतिक मानसिकता से स्वीकार किया हो, उस मौके पर भी आपने आलोचना के पक्ष को नहीं छोड़ा। मैं आलोचना कर रहा हूं इस मंच से, मुझे डर लग रहा था। इस 100 घड़ी में मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आनंद के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हो, आप चाह रहे हो जुल्म से पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कर, आप चाह रहे हो बहन चित्रा सहित। मैं कहना नहीं था, रोज रोज मीडिया में देखते हैं वो बहनें कहती है प्रहलाद गुंजन जो भी नेता चाहता है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता उसके सामने। मेरी माँ ये बयान करती है, सिर में टाके हैं बता सकते हैं, हाथ में प्लास्टर है बता सकते हैं, पैर में प्लास्टर है बता सकते हैं। कहना चाहता हूं मित्रों, लड़ाई समाप्त नहीं, लड़ाई अभी आगे बढ़ने वाली। इनकलाब के नारे का मतलब समझ लीजिए, मैंने बरवाड़ा में भी कहा, इनकलाब में कुर्बानी छुपी है। ये भगत सिंह का फोटो लग रहा, भगत सिंह इनकलाब का नारा देकर अंग्रेजी सल्तनत से टकरा गए, और जब फांसी का रास्ता बन गया तो सारा देश उबल गया। भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भगा कर रहेंगे, इस मुल्क में नहीं रहने देंगे। क्रांतिकारियों ने सलाह दे डाली, भगत सिंह आप बाहर जाइए, देश आपकी रिहाई के मामले में उबल रहा है, आप जाकर नेतृत्व करिए।
भगत सिंह ने कहा हम मकसद के नजदीक आ गए। भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भारत में नहीं रहने देंगे। हम मकसद के नजदीक आ गए, देश में ये भाव आ गया। शायद मैं बाहर जाकर इस तूफान को आग में बदल सकूं, न बदल सकूं, आंधी को तूफान, लेकिन मैं शहादत पर चला गया तो ये तूफान बन जाएगा। और इसलिए आज मेरा रास्ता बाहर के बजाय शहादत का रास्ता है। ये कुर्बानी इंकलाब में छुपी हुई है। और आज ये इंकलाब भजनलाल की सरकार के खिलाफ नगर फोर्ट में गूंज रहा है। भजनलाल जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपके पास राजनीतिक सामर्थ्य भी नहीं, आपके पास राजस्थान को समझने का राजनीतिक नजरिया भी नहीं। मैं कोई मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति, आपसे मेरी मित्रता भी रही है। मैं कोई नीचा दिखाने के नजरिए से आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं, आपकी पार्टी का नजरिया दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ है, गांव के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ। अगर गांव गरीब के खिलाफ नहीं होता, मैंने देखा अभी खाचरियावास जी करे किरोड़ी लाल जी का सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन, खाचरियावास जी, आपने उस आंदोलन को देखा होगा। प्रहलाद गुंजन उस आंदोलन में 25 दिन तक भरतपुर की सेवर जेल में रहकर आया था। 25 दिन। मैं इस मन से कहना था, एक उम्रदराज नेता भजनलाल जी, जिस रोज डॉक्टर किरोड़ी लाल ने पुलिस की लाठियों से अपने आप को अस्पताल में पहुंचाया होगा, राजनीति में आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, आप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आपने क्या मर्यादा रखी? समरावता में कहकर चले गए हम न्यायिक जांच कराएंगे, एक एक पाई की भरपाई कराएंगे। आपने उस आदिवासी इतने बड़े वरिष्ठ, जिसका जीवन पूरे राजस्थान के नौजवान किसान आदिवासी दलित के लिए लड़ते लड़ते होम हो गया, आपने उसका मानवर्धन किया, आपने उसके साथ अन्याय किया, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया। मैं किरोड़ी लाल जी से कहना चाहता हूं, किरोड़ी लाल जी, क्यों मानो भजनलाल शर्मा अगर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में केवल अकेले किरोड़ी लाल का संघर्ष पिछले 5 सालों का आधार बना है। दोनों इस आवाम के लिए मौन धारण मत करो। समरावता को न्याय चाहिए, उठकर खड़े हो मुख्यमंत्री के खिलाफ और बोलो कि राजस्थान का आदिवासी आपके साथ खड़ा है, लेकिन मौन धारण मत करो, जिल्लत बर्दाश्त मत करो। इस सरकार ने आपको हाशिए का आदमी बनाकर खड़ा कर दिया। आपके संघर्ष के इतिहास को इस सरकार ने दफनाने का कार्यक्रम बना दिया। मैं आज समरावता की इस नगर फोर्ट की धरती से चुनौती दे रहा हूं, भजनलाल जी, आप कितनी ही आदिवासी विरोधी मानसिकता, ये फितरत, पहले धर्म के आधार पर लोग लड़ाएंगे। हरियाणा में ओबीसी के आप लोगों को आपस में लड़ाएंगे। मैं बहुत इस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जातियों को लड़ाकर, जातियों में मतभेद पैदा करके, जातियों को हताश निराश करके, प्रताड़ित पीड़ित करके सत्ता आपका मकसद, ये राजस्थान समझ गया है। मैं इस मन से आपको चेतावनी दे रहा हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूं, मैं आज थोड़ा सा उत्साहित, मंच पर सारे लोग जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं तमाम जिम्मेदार लोगों से आग्रह करना, मेरे भाई नीटू जी भी यहाँ मध्य प्रदेश से आए, झंडेल जी मेरे भाई वो भी आए, कुछ लोग और भी हैं आदिवासी नेता, 2 विधायक, बाप पार्टी, कुछ रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, कुछ समाज सेवी बैठे हैं, कुछ सरपंच लोग बैठे हैं, मेरे सामने धधकता हुआ कोला नौजवान बैठा हुआ, जिसके अंदर आज मैं मंच से आग्रह कर रहा हूं, मांग पत्र हमारा तैयार है, मंच पर हम बुलाकर अधिकारी को ज्ञापन देंगे और साथ में चेतावनी देंगे। मैं आज आप लोगों को यह नहीं कहना चाहता, आओ
मैं कई जिलों में घूमा हूं इस बैठक के लिए, और मैंने एक ही बात कही कि प्रजातंत्र में सरकारों को डराने का हथियार जनबल है, और इसलिए मैं 29 तारीख का आह्वान आपको सिर कटाने, सिर काटने नहीं, सिर गिराने के लिए कर रहा हूं। आज आप लोग आए इस ताकत, मुख्यमंत्री जी के आंख नाक कान शासन के लोगों आगाह कर दो, नजरअंदाज न करे, इतना है पंचायत। अगर इसको नजरअंदाज करने का प्रयास किया तो गंभीर परिणाम होंगे, राजस्थान की धरती पर चल चला जाएगा। मैं चुनौती देना चाहता हूं, और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं अकेला क्या घोषणा करूंगा। 10 लोगों के साथ जयपुर में चर्चा करेंगे, नए साल के बाद 1-2 दिन में। हम इस सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। नरेश मीणा सहित मैं अभी आ रहा और नया गांव के एक सज्जन मिल गए, मेरा बेटा को दंग रह गए, क्या होगा? बाद में पता चला पुलिस उठाकर जेल में ले गई। भजनलाल के अंधेर नगरी चौपट वाला, क्या आपने आपकी पुलिस को यह अधिकार दे दिया? सड़क पे चलते हुए आदमी को गुनाहगार बना दो, उसके साथ जुल्म करो, अन्याय करो, अत्याचार करो। बेगुनाहों की रिहाई तत्काल प्रभाव से हो जानी चाहिए नरेश सहित तमाम लोगों की, और जिनकी संपत्तियां जलाई है उन तमाम संपत्तियों का पुनर्भरण हो जाना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने समरावता में जुल्म अत्याचार किया है, कानून का उल्लंघन किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और राजस्थान हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। ये मंच बैठा है, मैदान में डट जाना, पीछे मत हट जा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने सरकारों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन लड़े, अनुभव के आधार पर सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, मंच की मर्यादा को भंग मत करना। 10 दिन में सरकार ने अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो अगला पड़ाव राजधानी में होगा और बेमियादी होगा। उस रोज हम सुबह जाएंगे, शाम को लौट कर नहीं आएंगे जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा। और भजनलाल जी, आज आपने जगह जगह नाके लगवाए, नाम लिखवाए। मैंने अजमेर आईजी को कहा, आग में घी मत डालो, ये नाम लिखने से कोई डरने वाला नहीं। मैं परसों गया था, मैं परसों सो गया, मैंने चुनौती दी थी कि जिसकी मां ने दूध पिलाया है 29 तारीख को प्रहलाद गुंजन को नगर फोर्ट जाने से रोक के बताए। और अब जिस रोज जयपुर चलेंगे, रास्ते में रोका, यार आप बिल्कुल जिस रोज जयपुर चलेंगे, बेमियादी पड़ाव करेंगे, रास्ते में रोका तो राजस्थान रुक जाएगा। आज से राजस्थान के कोने कोने में इस बात का हलक जगा दो, यही आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई नीचे बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखें। सभी भाई नीचे बैठ जाए, क्रांतिकारी भाई सब नीचे बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखें। अभी तो बहुत क्रांतिकारी भाषण बाकी